हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू ड्यू सॉल्व विद अमित। आज हम वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, चाहे बीए के बच्चे हो, चाहे वो एमए का बच्चा हो, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, जिसके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसमें प्राचीन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो कि 300 से 1200 तक के शासनकाल को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने गुप्ता वंश के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वाकाटक राजवंश के बारे में। तो थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं मैं, एक बार बढ़ते हैं ऊपर। तो ये देखो, वाकाटक राजवंश जो है वो हमारे पूरे भारत में, आप मानचित्र पे दे सकते हो कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये। तो ये इतने दूर पे फैला हुआ है, ये जो दिख रहा है, ये सारा नंदीवर्धन, ये सब उन्हीं के अंदर आ गया। अजंता, ये सारी चीजें इन्हीं के अंदर आ गई। और उसके ऊपर मैं देखूं, उसी समय आपको पता होना चाहिए, उसी समय गुप्त वंश भी थी। तो वाकाटक जो वंश थी, वाकाटक वंश के जो समकालीन थे, समकालीन मतलब उसी दौरान, उस समय नॉर्थ टाइप, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो ये वाला रीजन में है। कौन शासन कर रहे हैं? तो गुप्त लोग कर रहे थे। कौन कौन कर रहे थे? गुप्ता वंश। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी। तो ये बात याद रख लेना। और ये जो वंश है, यही है हमारा वाकाटक वंश। ठीक है, तो कौन सा है? वाकाटक वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि क्या इनका योगदान रहा हमारे देश में। इनका कला का विकास कैसे हुआ, इनका साहित्य का क्या क्या योगदान था इनका। उसके बाद इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनकी राज्य व्यवस्था मतलब प्रशासन कैसा था, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको साधारण जानकारी मिल गई होगी वाकाटक राजवंश के बारे में, कहाँ कहाँ ये है, मैप के थ्रू आपने देख लिया, जो कि दक्षिण भारत में है, ये बात याद रख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाकाटक राजवंश एक प्रभावशाली शासक राजवंश था, जो सातवाहन के बाद तीसरी शताब्दी के आसपास दक्कन के क्षेत्र में उभरा। तो ये बात याद रख लेना कि जो वाकाटक राजवंश है वो कब आया था? सातवाहन के बाद आया था। तो ये बात आप याद रख लेना, सातवाहन वंश के बाद आया है। उनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य के साथ सांस्कृतिक राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने और अजंता गुफाओं को संरक्षण देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये लोग क्या करते थे? अजंता गुफाओं को भी संरक्षण देते थे। गुप्त साम्राज्य के साथ तो इनके संबंध थे। आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, उनकी पुत्री से विवाह जब हुआ, प्रभावती, जो कि रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। तो ये सारी चीज आगे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इनका एक तरह से राजनीतिक संबंध बहुत अच्छा था, गुप्त वंश का, वाकाटक वंश का। भाई दोनों वंश ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। और क्यों ना सपोर्ट करे? क्योंकि अब दोनों ही चाहते थे कि हम एक दूसरे की सहायता से अदर डायनेस्टी पर भी हम कब्जा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से ही अपने आप को और मजबूत करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जिसने भारत की कला और वास्तुकला में बहुत योगदान दिया, तो दोनों ही वंश ने, गुप्त वंश ने और वाकाटक राजवंश ने भी वास्तुकला और कला में इनका योगदान बहुत ही ज्यादा अधिक था। इस लेख का उद्देश्य वाकाटक राजवंश की उत्पत्ति, भौगोलिक विस्तार, शासकों, संस्कृति का योगदान और पतन का विस्तार अध्ययन करना है। मतलब अब हम पढ़ेंगे इसमें कि इनका भौगोलिक विस्तार कैसा था, कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे ये लोग, राजाओं का क्या योगदान था, उनका कल्चर कैसा था, सांस्कृतिक योगदान क्या था, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, उसके बाद चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो। भौगोलिक के साथ साथ इनका हम क्या समझेंगे? एक तरह से प्रशासन भी समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे? प्रशासन भी समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका आर्थिक अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे इसका कि क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाकाटक राजवंश के बारे में हम पढ़ते हैं। वाकाटक राजवंश के बारे में, वाकाटक राजवंश उन प्रमुख राजवंशों में से एक था जो तीसरी शताब्दी के आसपास दक्कन वाले क्षेत्र में, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, दक्कन वाला क्षेत्र, जैसे कि मैं इंडिया का एक बार मैप, दक्षिण वाला मैप बना देता हूँ आपको मैं। ये ऐसे है इंडिया का अगर मैप आपने अगर देखा होगा तो कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये इसे ढक्कन का क्षेत्र बोलते। और यहीं पर ही जो राजवंश था वाकाटक फला फूला। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने
एक्सपेंड भी किया थोड़ा, क्योंकि इस वाले एरिया में आपको पता ही है गुप्त डायनेस्टी का वर्चस्व था। वाकाटक ने 3री से 5वीं शताब्दी तक एक तरह से राज किया और भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। तो हमारे भारत की जो राजनीतिक सिस्टम है या फिर सांस्कृतिक सिस्टम है, इन सब में एक तरह से इनका योगदान काफी अच्छे से दिया और इनको एक तरह से इनका रूप दिया, आकार दिया। ठीक है, ये सातवाहनों के उत्तराधिकारी और गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे। तो सातवाहनों के उत्तराधिकारी क्योंकि सातवाहन के बाद आए थे, सातवाहन वंश के बाद आए थे, और गुप्त साम्राज्यों के तो वो थे, साथ में ही थे, समकालीन थे, जिन्होंने राजनीति और वैवाहिक के माध्यम से महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। सेम वही भाई गुप्त राजवंश ने भी क्या करा, वैवाहिक संबंध से अपने राजनीतिक और तरीके से मजबूत करा। कि गुप्त वंश ने क्या करा, तो हमने ये देखा गुप्त वंश ने क्या करा, वाकाटक से वैवाहिक संबंधों किए और प्लस राजनीतिक संबंध भी बनाए, जिससे दोनों और भी मजबूत हो सके। ठीक है, वाकाटक साम्राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात के दक्षिणी किनारे से लेकर दक्षिणी में तुंगभद्रा नदी तक था, पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तक सीमाओं तक फैला हुआ था। ऑलरेडी हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ ये रहा, अरब सागर वाला रीजन ये वाला हो गया। उसके बाद में अगर बात करूं तो गुजरात के इधर भी ये क्षेत्र कहीं ना कहीं फैला हुआ था। उनके शासन ने दक्कन क्षेत्र को प्रभावित किया और भारतीय कला और वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से अजंता की गुफाओं के निर्माण में उनका सहयोग एक तरह से बहुत ज्यादा था। ये बात भी आप याद रखिएगा। हमने वाकाटक राजवंश के बारे में थोड़ा बहुत परिचय जान लिया, अब उनका हम भौगोलिक विस्तार देखेंगे दोस्त। वाकाटक साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार। वाकाटक राजवंश मध्य भारत और दक्कन के कुछ हिस्सों तक फैले विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था। बिल्कुल, बहुत जगह पर उनका नियंत्रण था। उनका साम्राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात के दक्षिण के किनारे से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। तो तुंगभद्रा नदी वही दक्षिण में यहाँ तक ऐसे फैला हुआ। ठीक है, तो मेरा मार्कर है। तो तुंगभद्रा नदी यहाँ तक इनका जो साम्राज्य था ये फैला हुआ था, ये बात याद रख लेना। जो भारतीय उपमहाद्वीप के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है। पश्चिमी और साम्राज्य अरब सागर तक फैला हुआ, जबकि पूर्व में यह वर्तमान छत्तीसगढ़ के सीमा तक फैला हुआ। तो ऑलरेडी हमने भौगोलिक विस्तार पढ़ लेंगे, कहाँ तक ये साम्राज्य जो फैला हुआ था, कहाँ ये नियंत्रण कर रहा था। तो आखिरकार वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो वाकाटक वंश के संस्थापक थे, श्रेय जो है विंध्य शक्ति को जाता है। हो सकता है कि विंध्य वाले क्षेत्र में, जो कि बीच वाला क्षेत्र होता मध्य प्रदेश का, हालांकि उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। जो तो मैं आपको बताऊं, वाकाटक वंश के जो संस्थापक हैं वो विंध्य शक्ति थे। कौन थे? विंध्य शक्ति थे। उनकी स्थापना विंध्य शक्ति जी ने की थी, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद उनके बारे में बहुत कम जानकारी कि उन्होंने क्या किया, उनकी उपलब्धि क्या थी, उनका योगदान क्या रहा। लेकिन जितने भी आने वाले राजा थे उनका योगदान बहुत ज्यादा अतुलनीय था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अजंता के शिलालेख का वाकाटक वंश के संस्थापक का उल्लेख अपने समय के उत्कृष्ट योद्धा और वंश के संस्थापक के रूप में मिलता है। तो उस समय हमने देखा कि वाकाटक के जो संस्थापक थे उनके समय एक उत्कृष्ट योद्धा और वंश के बारे में हमें मिलता है। ये कुछ अभिलेख है, ये बात याद रख लेना। सिक्के वगैरह आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग जो गुप्त के सिक्के थे वही आई थिंक वो यूज करते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, तो अगर इस राजवंश की मैं बात करूं मित्र, तो इस राजवंश में जो थे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, तो ये बात याद रखना, परवरसेन थे। इस राजवंश का पहला महत्वपूर्ण शासक परवरसेन प्रथम था, जो सम्राट की उपाधि धारण करने वाला पहला वाकाटक राजा था। तो ये बात याद रख लेना कि परवरसेन जो था वो पहला ऐसा राजा था जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसके बाद परवरसेन प्रथम ने उत्तर में नाग राजा के साथ युद्ध जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्त, जिस तरीके से जो विंध्य शक्ति जो था, विंध्य शक्ति नाम था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, विंध्य शक्ति ही था नाम।
ठीक है। तो जो सम्राट की उपाधि धारण करी प्रवरसेन प्रथम ने, हुआ यूं कि प्रवरसेन प्रथम ने उत्तर में नाग राजा के साथ युद्ध जीतकर साम्राज्य का एक्सपेंड किया, बड़ा किया, विस्तार किया, जिससे उसका शासन उत्तरी भारत के बड़े पैमाने हिस्से में पूरी तरह से फैल गया। इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित अभिलेख में रुद्रसेन प्रथम का उल्लेख है। तो रुद्रसेन प्रथम का हमें उल्लेख भी मिलता है इसमें, जो एक अन्य महत्वपूर्ण राजा था, जो कि हमें एक और जो राजा है रुद्रसेन, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम ने शासन किया। तो ये था प्रवरसेन, उसके पुत्र, फिर उसके भी पुत्र, ऐसे ही राजवंश चलता चला गया। ठीक है। तो पृथ्वीसेन आया। अब इनकी कुछ शाखाएं भी थी, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, जैसे कि जब विचारधारा और शक्तियों को अपने वर्चस्व में रखना चाहते हैं तो अलग अलग हो जाता है। तो वाकाटक जो वंश था वो अलग अलग हो गए, दो हिस्सों में बट गया। वाकाटक के वंश की शाखाएं थी। तो प्रवरसेन प्रथम के शासनकाल के बाद वाकाटक राजवंश 4 शाखाओं में विभाजित हो गया। इनमें से 2 प्रमुख शाखाएं परवरपुर नंदीवर्धन शाखा और वत्स गुल्मा शाखा थी। इन शाखाओं ने राजवंश के बाद इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परवरपुरा नंदीवर्धन शाखा, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। रुद्रसेन द्वितीय परवरपुरा नंदीवर्धन शाखा के राजा थे। तो ये बात याद रख लेना, जो रुद्रसेन था वो कौन थे? परवरपुरा नंदीवर्धन शाखा के शासक थे। रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता के साथ वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया। तो आपको पता ही है कि गुप्त के जो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उनके साथ वैवाहिक संबंध किया। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वैवाहिक संबंध होता है तो एक तरह से वो उसका एक तरह से मित्र वाला हिस्सा हो गया, है ना। एक तरह से ये देखा जाए, उनके जब संबंध बन गए तो कहीं ना कहीं से दोनों राज्यों के बीच या दोनों वंश के बीच एक अच्छा संबंध हो गया, जिस वजह से ये दोनों और ज्यादा पावरफुल हो गए। इस गठबंधन ने वाकाटक और गुप्त साम्राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध को चिन्हित किया। उसके बाद थोड़ा सा हम प्रभावती गुप्त के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, मतलब कि प्रभावती गुप्ता के जो हस्बैंड थे, पति देव थे, उनकी रुद्रसेन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद प्रभावती गुप्ता ने उसके 2 पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन, तो ये बात याद रख लेना दोस्त, क्योंकि जब क्या हुआ यूं कि प्रभावती गुप्ता जो थी, उनके जो 2 पुत्र बहुत छोटे थे, और उन छोटों के दौरान ही क्या हो गया, उनके जो रुद्रसेन जो द्वितीय है, उनके जो पति थे वो खत्म हो गए। और जब खत्म हुए तो वो बेचारे बच्चे थे, बालक टाइप थे, तो वैसे वो राजा तो कर नहीं पाते थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो प्रभावती गुप्त उस समय अकेले थी, तो उन्होंने ही उन पर एक तरह से वाकाटक वंश पर एक तरह से संरक्षण के तौर पर काम किया। याद रख लेना, किसके तौर पर? संरक्षण के तौर पर काम किया। और इसमें मदद किसने की? तो याद रख लेना दोस्त, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनकी मदद करी थी। चंद्रगुप्त जो गुप्त शासन में क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा, अपने अच्छे मंत्रियों को, जो योग्य मंत्री था, अच्छे खासे मंत्रियों को कहाँ भेजा? प्रभावती गुप्त के एक तरह से शासन काल में भेज दिया, और एक तरह से शासन को ताकि अच्छे से चला पाए। इसी तरीके से दोनों साम्राज्य ने एक तरह से गुप्त वंश भी और प्रभावती गुप्त, एक तरह से दोनों साम्राज्य एक तरह से एक माने गए। ठीक है ना। हुआ यूं कि जब दोनों जो 2 बेटा थे दिवाकर सेन और दामोदर सेन, ये प्रवरसेन द्वितीय था, दामोदर सेन जो था प्रवरसेन द्वितीय था, की ओर से 20 वर्षों तक शासन किया। प्रवरसेन द्वितीय इस शाखा के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक। प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी को नंदीवर्धन के परवरपुर स्थानांतरित किया। जब ये राजा बने तो इन्होंने नंदीवर्धन से सीधा कहाँ स्थानांतरित किया? परवरपुर स्थानांतरित किया, जो एक नया शहर था, जिन्होंने स्थापना भी उन्होंने करी थी। उनके शासनकाल में वाकाटक काल में सबसे अधिक संख्या में ताम्रपत्र शिलालेख प्राप्त हुए। तो ये बात आप याद रख लेना कि ताम्रपत्र शिलालेख जो थे वो प्रवरसेन द्वितीय के टाइम में ही सबसे ज्यादा पाए गए। पृथ्वीसेन द्वितीय इस शाखा के अंतिम राजा ज्ञात राजा थे। तो कौन से? याद रख लेना, जो जिस पर ये प्रवरसेन द्वितीय ने राज किया था और परवरपुर जो स्थानांतरित किया, तो इसके जो अंतिम राजा कौन थे? तो पृथ्वीसेन द्वितीय थे, जिसकी मृत्यु के बाद वासगुल्मा शाखा के शासक हरिसेन ने
संभवतः राज्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो जो एक और शाखा थी इसका वसगुल्मा शाखा, तो उसके जो राजा थे कौन, हरिसेन। हरिसेन ने क्या करा, इस पर भैया कब्जा कर लिया। तो वाकाटक शक्ति के पतन के बाद बादामी के चालुक्य दक्कन क्षेत्र पर प्रमुखता से उभरे। जब धीरे धीरे वाकाटक वंश जो है वो पतन होने लग गया, खत्म होने लग गया, तो उस पर जो चालुक्य के क्षेत्र जो बादामी के चालुक्य थे उन्होंने भी धीरे धीरे वहां पर कब्जा करना चालू। अब एक दूसरा था, मैंने ऑलरेडी बताया, वसगुल्मा, जो कि यहाँ पर जो इनके जो महत्वपूर्ण राजा थे वो कौन थे, एक तरह से हरिसेन। हरिसेन काफी अच्छे राजा थे, काफी योग्य राजा थे, काफी बौद्धिक स्तर इनका बहुत अच्छा था, है ना, बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के थे, शक्तिशाली भी बहुत थे, ये बात याद रख लेना। सर्वसेन वासगुल्मा शाखा की स्थापना परवरसेन प्रथम के दूसरे पुत्र सर्वसेन ने करी थी, ये बात रख लेना। इस शाखा की स्थापना किसने कर दी, सर्वसेन ने करी थी। परवरसेन द्वितीय इस शाखा के एक प्रमुख शासक परवरसेन द्वितीय की प्रशंसा अजंता के गुफा के शिलालेख में उनके उत्कृष्ट में मिला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से इसके 16वें शिलालेख में ये जानकारी हमें मिलती। शक्तिशाली उदार शासन के लिए की गई थी। हरिसेन जो थे 475 से 500 ईस्वी तक वासगुल्मा शाखा के सबसे यशस्वी शासकों में से एक। हरिसेन बौद्ध कला, वास्तुकला और संस्कृति का महान संरक्षण था, ये बात याद रख लेना। जब हरिसेन जो इसके राजा थे तो सबसे महान राजा कहलाए, क्योंकि बौद्ध कला वास्तुकला के वो महान संरक्षण थे। ठीक है, वेट कर लेना, थोड़ा सा पानी पी लो। अजंता की गुफाएं जो अपनी भव्य बौद्ध शैलकृत वास्तुकला के लिए परिचित थी, तो याद रखना जो अजंता की गुफाएं थी वो बौद्ध शैलकृत वास्तुकला के लिए परिचित है। उनके शासन में खूब फली फूली, हरिसेन के शासन में। अजंता के शिलालेख में उल्लेख है कि हरिसेन के अवंती, कौशल, कलिंग, आंध्र और अन्य क्षेत्रों पर भी विजय करने का श्रेय दिया जाता है। तो भैया अगर योग्य राजा रहेगा तो सिंपल सी बात है, वो कहीं ना कहीं उनको तो श्रेय मिलना चाहिए ना, कि उन्होंने अवंती, कौशल, कलिंग, आंध्र वगैरह अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्ति करी। वाकाटक वंश की राजधानी, वाकाटक राजवंश की राजधानी शुरू में नंदीवर्धन थी, आधुनिक जो कि नागपुर के पास में स्थित है, लेकिन बाद में परवरपुरा, संभवतः आधुनिक पेनार, मतलब कि जब नंदीवर्धन से जो उसके पुत्र थे परवरसेन द्वितीय, उन्होंने वहां पर एक तरह से अपना राज्य बनाया, परवरपुरा, जो कि आधुनिक पेनार के नाम से, पौनार के नाम से जानता है, उनकी शक्ति का केंद्र बन गया। अन्य महत्वपूर्ण शहरों में वसगुल्मा, जो कि आधुनिक वशीम था, वसगुल्मा भी एक शाखा थी, हमने पढ़ा था, जो कि एक आधुनिक नाम उसका क्या है, वशीम है, जो राजवंश की वत्सगुल्मा शाखा राजधानी थी, और अजंता जो अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध था, जिसे वाकाटक के द्वारा संरक्षण दिया गया। तो याद रखिएगा, अजंता की गुफाओं को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया, वाकाटक के। उसके बाद धर्म पढ़ लेते हैं, क्या धर्म क्या था उनका, तो वो किस, तो वाकाटक एक तरह से ब्राह्मण धर्म के संरक्षण थे, ये बात याद रख लेना। उन्होंने पौराणिक हिंदू धर्म पर बहुत प्रभाव डाला और विष्णु और शिव के भक्तों के लिए कई मंदिर भी बनवाए उन्होंने, तो ये बात याद रख लेना। उन्होंने विष्णु, हिंदू मंदिर, और भी ब्राह्मण तो ऑलरेडी थे ही ये। उसके बाद वाकाटक ने हिंदू संस्कृति का सम्मान किया और कई तरह की बलि दी। हालांकि उन्होंने जैन और बौद्ध व्यापारियों को संरक्षण देना जारी रखा, उन्होंने बौद्ध जैन को भी, व्यापारियों को भी संरक्षण देना जारी रखा। विंध्य शक्ति प्रथम के पुत्र परवरसेन प्रथम ने अनेक विजय प्राप्त की तथा अनेक वैदिक यज्ञ किए, जिनसे 4 अश्वमेध के और 7 सोम यज्ञ शामिल है। तो ये बात याद रख लेना, ये कॉन्टेक्ट में आता है। जो विंध्य शक्ति प्रथम के जो पुत्र थे परवरसेन प्रथम, तो याद रखना, परवरसेन प्रथम ने अनेक विजय प्राप्त की, जिसमें अनेक वैदिक यज्ञ किए, एक तरह से वैदिक यज्ञ भी किए, जिसमें 4 जो थे वो अश्वमेध यज्ञ थे, उसके बाद 7 जो थे वो सोम यज्ञ शामिल था। ठीक है, तो धर्म इनका ये था कुछ। इनका साहित्य का विकास देख रहे, धर्म का विकास। वाकाटक काल में 2 आधिकारिक भाषाएं थी, संस्कृत और प्राकृतिक। तो एग्जाम में आता है कि वाकाटक की जो भाषा थी कौन सी थी, संस्कृत और प्राकृतिक। ठीक है, तो
एक मिनट, साहित्य में देख लेते हैं। काव्य शैली का विकास पूर्णतः इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के हरिसेन की प्रसिद्ध प्रशस्ति में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य इस समय अपनी गौरव के शिखर पर पहुंचा था। इस समय जो एक तरह से जो संस्कृत है साहित्य एक तरह से अपने गौरव के शिखर पर पहुंच गया था, काफी विख्यात था उस समय का साहित्य। यह बात याद रख लेना। वाकाटक अनुदान पूरे संस्कृत में लिखे गए, या वाकाटक के जितने भी अनुदान थे पूरे संस्कृत में लिखे गए। जैसे कि कुछ वाकाटक राजा जैसे सर्वसेन, प्रवरसेन द्वितीय तो सेतु बंद काव्य और हरि विजय के प्रसिद्ध लेखक थे। बताओ, प्रसिद्ध प्राकृतिक कवि भी थे। उनके शासनकाल के दौरान वैदर्भारती के रूप में जाने वाला संस्कृत साहित्य रूप तैयार हुआ। कालिदास, बाणभट्ट, दंडिन जैसे कवियों ने इनकी प्रशंसा भी की। इस समय के आसपास विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण लिखे गए थे। उस समय के आसपास ही लिखे गए थे, गुप्त काल का समय था। शिव पुराण शिव की पूजा के लिए लिखा गया। इस अवधि में कई स्मृतियों के कानून की पुस्तकों का विकास भी हुआ, जैसे कि नारद स्मृति, जिसमें उस समय के सामाजिक और आर्थिक कानूनों को नियमों का वर्णन भी है। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार देख लेना, पढ़ लेना। पीडीएफ की डिमांड करोगे तो मैं कमेंट में पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है ना। कमेंट में दे देना, मैं अपने इस वीडियो के नीचे में लिंक दे दूंगा, ठीक है। लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। कला एक बार देख लेते हैं कि कला क्या है। वाकाटक कला और वास्तुकला के महान संरक्षण थे। याद रखना, वाकाटक कला और वास्तुकला के महान संरक्षण थे। बौद्ध वास्तुकला का महत्व विकास विशेष रूप से चट्टानों की कटाई, सीढ़ीनुमा तालाब, दीवारों से घिरे बाड़े वाकाटक काल की पहचान थी। ये बात याद रख लेना। सीढ़ीनुमा तालाब था, वहां पर चट्टानों की कटाई अच्छे से की गई थी। तो एक तरीके से वाकाटक की राजधानी नागपुर के पास मानसर में थी। ये सारी प्रवरसेन की थी। यहाँ की खुदाई के दौरान ईंटों से बने विभिन्न आकार के मंदिर भी और महल भी मिले। तो हमने जब खुदाई करी तो खुदाई में हमने ये पाया, और इसमें हमने कई सारी मंदिरें पाई, महल भी पाई, और हमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जो वाकाटक के बारे में अद्भुत जानकारियां हमें देती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वाकाटक की अर्थव्यवस्था कैसी थी वहां पर। वाकाटक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, यह बात याद रखना, कृषि पर आधारित थी। ये बात याद रख लेना, किस पर आधारित थी? कृषि पर। मतलब वो कृषि करते थे, उसी पर अपना जीवन यापन करते थे, जिसमें भूमि कर और व्यापार शुल्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वहां क्या था, भूमियों पर टैक्स भी लगता था। उसके बाद ट्रेड, मतलब कि अगर ट्रेड पर भी टैक्स लगता था। उसके बाद वाकाटक शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि में दान दिए। वाकाटक के जितने भी राजा थे उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को क्या किया, भूमि दान में दी थी, जिससे कृषि योग्य भूमि का विस्तार और भी होने लगा। जिसके अतिरिक्त वाकाटक अभिलेख में विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख है, जैसे कि ऊपरी कर, उद्रंग और हलीरकार। वाकाटक अर्थव्यवस्था की मुख्य बातें, चलो ठीक है, तो ये सब करते जैसे इनका नाम है ये सब। वाकाटक अर्थव्यवस्था की मुख्य बातें क्या थी? तो सबसे पहले देखो कृषि। वाकाटक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। तो ये बात याद रख लें, यहाँ पर कृषि सबसे ज्यादा होती थी, उससे ज्यादा उनको इनकम होती थी। भूमि कर से भी बहुत ज्यादा होती थी। राजा का उपज, राजा जो है उपज का कितना 1/4 वो वसूलता था। ये बात याद रखना, 1/6 भी कभी कभी वसूल करता था वो लोग। राजा जो थे वो किसानों से इतना वसूल करता था। उसके बाद अन्य कर भी था, जैसे कि ऊपरी कर, उद्रंग और हलीरकार कर जैसे करों का भी उल्लेख है। तो कर में हमने देख लिया कि ऊपरी कर, उद्रंग कर और हलीरकार कर। भूमि अनुदान भी थे, ब्राह्मणों को हमने देखा भूमि दान में दे गए, जिससे कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ। अगर आप भूमि दान में दोगे, सिंपल सी बात है भैया, जो ब्राह्मण लोग थे और भूमियां करेंगे तो या तो छोटे किसानों को दे देते थे, या तो खुद उस पर वो लोग कृषि करते थे, जिससे क्या हुआ, कृषि का और भी ज्यादा विस्तार होने लग गया। व्यापार और व्यापार वाणिज्य से भी राजस्व प्राप्त होता था। तो व्यापार और वाणिज्य से भी उनको पूरी तरह से टैक्स जो है, वो कर जो है उनको प्राप्त होता था। वाकाटक का अभिलेख में क्लिफ्ट, देखो वाकाटक के अभिलेख से हमें पता चलता है कि ये क्लिप्ट क्या होता है? जैसे क्रय और बिक्री, मतलब कि क्रय मतलब खरीदने पर टैक्स लग गया और बेचने पर भी टैक्स लग गया। आज के टाइम में भी वही लगता है। अब उपक्लिप्ट क्या हो गया? उपक्लिप्ट का मतलब वो अतिरिक्त लघु कर, और भी छोटे मोटे कर। तो ये बात याद रखना, दो ये टर्मिनोलॉजी है, जो कि क्लिप्ट और उपक्लिप्ट का संबंध जो है वाकाटक अभिलेख से है, जो कि ये कर से संबंधित है। ये बात आप याद। अब हम पढ़ते हैं वाकाटक राजवंश का योगदान क्या था। वाकाटक कला, वास्तुकला, साहित्य, उत्साही, ऑलरेडी हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है। उत्साही संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध था। उनके सार्वजनिक कार्य
स्मारक, उनकी दृश्यमान विरासत, अजंता गुफाओं के चट्टान काटे गए बौद्ध विहार, चैत्य, वसगुल्म शाखा के वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बनाए गए थे। ये बात याद रखना, हरिसेन के संरक्षण में ही बनाया गया था। क्या? तो चल की नीला पेन, ठीक है। तो हरिसेन के संरक्षण में बनाया गया था अजंता गुफा, याद रख लेना। वाकाटक ने संस्कृत साहित्य शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बढ़िया भाई। उन्होंने गुप्त के वंश के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध बनाए, जिससे उनके शासनकाल के दौरान शास्त्रीय कला और संस्कृति को फलने फूलने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त वे मंदिरों और अन्य वास्तुशिल्प चमत्कारों के निर्माण के लिए जाने जाते थे, जो धार्मिक कला के प्रति उनके कौशल और समर्पण को दर्शाता है। उनके योगदान ने ढक्कन वास्तुकला के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव डाला। तो देखो, उनके ढक्कन वाले एरिया में वास्तुकला पर इतना विकास किया गया कि पूरे भारत में इसका प्रभाव पड़ा है। ये बात याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं वाकाटक वंश का आखिरकार अंत कैसे हुआ। तो दंडिन के दाशकुमचारित के अनुसार, जो संभवतः वाकाटक वंश के पतन के लगभग 125 वर्ष बाद लिखा गया, हरिसेन का पुत्र यद्यपि क्या लिखा है, बुद्धिमान और सभी कलाओं में निपुण था। जो हरिसेन का पुत्र था बुद्धिमान और सभी कलाओं में निपुण था, वाह, परंतु उसने प्रशासन के अध्ययन की उपेक्षा की। बताओ, इतना बुद्धिमान था और सभी कलाओं में इतना ठीक ठाक था, उसके बाद भी उसने क्या करा, प्रशासन की, राज व्यवस्था कैसे चलाते हैं भैया, किसी राज्य को कैसे चलाते हैं, ये वाला अध्ययन तो उन्होंने उपेक्षा कर दी उसकी, उसको पढ़ाई नहीं, उसको इग्नोर कर दिया और स्वयं को विलासिता में लगा दिया, भोग विलास की जिंदगी जीने लग गया, है ना, विलासिता मोहमाया के चक्कर में फंस गया भाई। तो जिस कारण से हो सकता है राज्य का पतन हो, सिंपल सी बात है भैया। अगर आपके जो पहले के राजा थे उन्होंने इतना कुछ किया, उन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंड किया, उनके साहित्य का विकास किया, कला का विकास किया, और आप जो कर रहे हैं भोग विलास कर रहे हैं, है ना, विलासिता में लगे हुए हैं, है ना। तो आप अगर प्रशासन पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं से तो आपका जो है ये पतन का तो कारण बनेगा। इस उपयुक्त अवसर पाकर अश्मक के राजा, अब अश्मक के जो राजा थे वो समझ गए, अश्मक के जो शासक ने वनवासी के शासक को वाकाटक क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। तो भैया अगर आप विलासिता में लग जाओगे, भोग विलास या फिर और भी कई ऐसे काम जो तुम में राज्य प्रशासन के विमुख हो, उसके खिलाफ जाता हो, तो अदर स्टेट या अदर वंश को तो पता चलेगा कि भैया इसके बस की बात नहीं है, अब ये कमजोर हो चुका है, और जब कमजोर हो जाएगा तो दूसरा जो है उस पर अटैक करेगा। तो राजा ने अपने सभी सामंतों को बुलाया और वर्धा नदी के तट पर अपने शत्रु से लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध करते समय उनके अपने ही सामंतों ने पीछे से उन पर विश्वासघातपूर्ण हमला किया और उन्हें मार डाला। लो भैया, घर की भेदी लंका ढाए, वाह, वही वाला कहावत आ गया यहाँ पर कि उसने अपने ही सामंतों ने के पीछे से ही अटैक कर दिया। भाई ऐसा नहीं लग रहा कि बाहुबली वाला सीन है, कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। उनकी मृत्यु के साथ ही वाकाटक वंश का पूरी तरह से अंत हो चुका, यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गया। एक बार निष्कर्ष देख लेते हैं कि क्या है भैया इसका मुद्दा, क्या है, क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या समझने को मिला। तो वाकाटक राजवंश भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण शक्ति है, न केवल अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के लिए बल्कि कला और संस्कृति में अपने गहन योगदान के लिए भी। विशेष रूप से ढक्कन के क्षेत्र में अजंता की गुफाओं के साथ राजवंश का जुड़ा संस्कृत साहित्य का प्रचार इसे सांस्कृतिक कलात्मक उत्कर्ष के रूप में चिन्हित करता है। अतिरिक्त संघर्ष और बाहरी आक्रमण के कारण आंतरिक संघर्ष, मतलब भैया अंदर भी कलह चल रही थी, मैंने देखा नहीं, सॉरी हमने अभी पढ़ा नहीं, सामंतों ने, उनके खुद के सामंतों ने भैया एक तरह से उनसे विश्वास घातपूर्ण से हमला कर दिया। और हुआ यूं कि आंतरिक कला तो थी, साथ में बाहरी आक्रमण भी था। उसके कारण उनके अंतिम पतन के बावजूद वाकाटक की विरासत विशेष रूप से हरिसेन जैसे राजाओं के अधीन भारत के स्थापत्य सांस्कृतिक ताने बानों को प्रभावित करती रही। हालांकि राजवंश के पतन ने चालुक्य का उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो कुल मिलाकर
इस पतन में ही एक नया वंश जो आया, जो चालुक्य वंश के नाम से जाने जाने लगा, जिसने दक्कन के इतिहास में नए चरण को चली। ठीक है, तो इतना ही है बाबू। इसको अच्छे से 2 से 3 बार, 1 से 2 बार वीडियो देखो तो सब समझ में आ जाएगा। और आपको कैसा लगा तो एक बार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप सबका एकदम सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, धन्यवाद।